हेलो दोस्तों, विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो है आज से शुरू करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा विषय होता है कि जो लगभग आज के जो हमारे वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी वनडे एग्ज़ाम में क्या होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन किसी किसी एग्ज़ाम में लगभग 25% क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं। कहने का अगर 200 नंबर का पेपर है तो कहीं पे 50 नंबर की रीजनिंग आ रही है, अगर कहीं पे 100 नंबर का पेपर है तो वहाँ पे 25 नंबर हमारी जो है रीजनिंग आ रही है। और किसी किसी एग्ज़ाम में तो ऐसा हो जाता है कि हमारे जो 50% जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो मैथ और रीजनिंग को मिला के होते हैं। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 2-3 चैप्टर ऐसे हैं कि जो हमारे मैथ में भी पढ़े जाते हैं और रीजनिंग में भी पढ़े जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस की चर्चा करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सी और भी अपनी रणनीति बनाएंगे कि आज का जो हमारा वनडे एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक किया जाए और कैसे हम अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति होता है। कहने का मतलब रीजनिंग हमारी सोच पर आधारित होती है, ठीक है। अगर हमारी दिमाग की सोचने की क्षमता ज़्यादा है तो रीजनिंग हमें बहुत आसानी से समझ में आएगी। और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कि जिसको आप बिना पढ़े ही आप नहीं पढ़े रहेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, रीजनिंग को अगर हम लोग अध्ययन की दृष्टि से देखें तो रीजनिंग को अध्ययन की दृष्टि से हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। एक होता है हमारा वर्बल रीजनिंग, जिसे हम लोग कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति। तो वर्बल रीजनिंग, भाषिक तर्क शक्ति मतलब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का माध्यम क्या होता है, एक भाषा में दिया होता है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो होता है ये होता है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग को हम लोग कहते हैं आभाषिक तर्क शक्ति। आभाषिक तर्क शक्ति में क्या होता है कि इसमें हमारे फिगर पे आधारित होते हैं, कोई लैंग्वेज दिए नहीं होती, 3-4 प्रकार के फिगर दिए हैं, उसके बाद पूछ लेगा कि इसका अगला फिगर क्या हो सकता है, ठीक है। या मान लीजिए कागज़ हमारा है, उसको फोल्ड कर दिया गया है, उसके बाद ओपन करेंगे तो उसकी आकृति क्या बनेगी। इसी प्रकार जो है इस तरह की रीजनिंग हमारी किस में आती है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर वर्बल रीजनिंग की हम बात करें तो उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो वर्बल रीजनिंग का जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये हमारा है कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। अब बात करें हम कोडिंग डिकोडिंग की तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, एक रीजनिंग का सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है, सबसे पहला चैप्टर यही माना जाता है। और अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो हैं 10 से 15% रीजनिंग आपकी यहीं पे तैयार हो जाती है। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। किसी किसी एग्जाम में आपको 6 से 7 क्वेश्चन जो है केवल यहीं से मिल जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। अध्ययन की दृष्टि से इसमें क्या है, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी जरूर हो जाता है, लेकिन हमने जैसा बताया कि ये क्या है, एक हिसाब से रीजनिंग का मूल चैप्टर है, तो ये चैप्टर सबसे पहले रखा जाता है। और अगर आप रीजनिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप यही चैप्टर पढ़िए, उसके बाद चाहे जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर हमारा जो है सादृश्यता परीक्षण है। सादृश्यता परीक्षण में क्या होता है, एक हिसाब से रिलेशनशिप हो जाता है, जैसे कह दें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कह दे रहा है कि पंजाब की राजधानी क्या होगी, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसके बाद उसी से रिलेटेड क्या होगा, आप लगा देंगे पंजाब की राजधानी, ऑप्शन में जो रहेगा आप वही लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजधानी के अलावा कोई दूसरी चीज़ दी है आप उसको टिक कर दें तो वो क्वेश्चन क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण में 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, कहेंगे बताओ इसमें से सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपके पास 4-5 ऑप्शन है तो उसमें क्या होगी कि एक चीज़ ऐसा होगा कि जो सबसे अलग होगा तो उसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण में करते हैं। फिर उसके बाद है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो हमारे A से Z तक के लेटर होते हैं, तो उसमें अगर पूछ लेगा कि बताइए अगर अंग्रेजी को सही क्रम में लिखे तो बाएं से चौथे के 5वां लेटर कौन सा होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में बनता है। फिर शब्द संरचना है। शब्द संरचना में क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं
4-5 लेटर दिए होते हैं, उसको कहेंगे कि बताइए ये एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको सेट करिए कि कौन सा लेटर पहले, कौन सा शब्द हमारा पहले आएगा, कौन सा शब्द हमारा बाद में आएगा। ये भी हो सकता है कि हमारे जो दिए हों उसमें पूछ ले कि बताइए जो शब्द दिए हैं सही शब्द कौन सा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके 3 शब्द क्या हो, गलत हो, एक शब्द उसका सही हो। ठीक है। फिर दिया है शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थीकरण। इसमें क्या होता है कि हमारे जो शब्द दिए होते 4-5 शब्द दिए रहेंगे, तो उसमें आपको क्या करेगा, एक सिस्टम से उसको क्या है सेट करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस वाले चैप्टर में देखेंगे, शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थीकरण। फिर दिया है बैठकी व्यवस्था। बैठकी व्यवस्था में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे एक गोल मेज है, गोल मेज में राम के बगल में सीता, सीता के बगल में राधा, तो इनके बीच में ये बैठे हुए हैं, तो बताइए कौन किसके बीच में बैठा, राधा की स्थिति श्याम से किधर है, बाएं है दाएं है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, बैठकी व्यवस्था में देखते हैं। फिर है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था में क्या होती हैं कि क्वेश्चन हमारा जो है क्रम पे आधारित होता है। जैसे इसमें अगर पूछ लेता है कि एक लाइन लगी है, उसमें से आगे से जो इसका स्थान इतना है, पीछे से स्थान इतना है, तो बताइए इसका स्थान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्रम व्यवस्था परीक्षण में होते हैं। फिर बच्चों आप देखिए, हमने जो अगला चैप्टर दिया है ये हमारा दिशा परीक्षण, जिसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। और इसके बाद हमने क्या लिया, रक्त संबंध लिया है। रक्त संबंध चैप्टर जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं, ये हमारे रिश्तों पे आधारित होते हैं। तो इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं और इसको बहुत आसानी से समझना है, ध्यानपूर्वक समझना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान दे पाएंगे तो आप जो है ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। एक लाइन का क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो एक लाइन की बात छोड़िए, क्वेश्चन चाहे जितना लंबा रहे आप एकदम सही मार्क करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर आप लैंग्वेज पकड़ रहे हैं तो ये रक्त संबंध चैप्टर जो है आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। अगर आज तक आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगर जब पढ़ा दूंगा आपको ये चैप्टर, तो निश्चित ही तौर पे आपको ये ब्लड रिलेशन क्या होगा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों क्या होता है, ये पहली परीक्षण है। फिर इसके बाद औपबंधी संख्या अक्षर प्रतीक योग्यता परीक्षण है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे। फिर ये हमारा एक श्रृंखला परीक्षण, ये हमारा सबसे हार्ड होता है श्रृंखला परीक्षण, क्योंकि ये सोच पे एक आधारित होता है। हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप अगर सोच लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर आप उसके वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जिस हिसाब से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बनाया, तो हो सकता है कि आप रीजनिंग के बहुत बड़े महारथी अगर अपने आप को कहते तब भी आपका क्वेश्चन ये छूट सकता हो। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा प्रैक्टिस पे भी आधारित होता है। इस तरह के क्वेश्चन का कोई सिस्टम नहीं होता कि आप कहाँ से पकड़ेंगे, केवल आप अपने सिस्टम को बार बार उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है श्रृंखला परीक्षण का। ठीक है। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे लुप्त पदों को भरना। इसमें क्या होता है कि हमारे एक सीरीज दी होती है, उसमें से कोई पद गायब होता है, वो किस सिस्टम के हिसाब से फिलअप होगा, ये भरने वाला चैप्टर होगा। फिर कैलेंडर, कैलेंडर में आप जो है आपसे दिन महीना तारीख ये सब चीज़ें हमारी जो है कैलेंडर में हम लोग देखते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे घड़ी की। तो घड़ी में जैसे पूछ लेता 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलेंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब 5 डिग्री की दूरी पे होंगी। इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे हम लोग घड़ी मतलब क्लॉक वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर बच्चों ये है हमारा आयु पर आधारित समस्याएं। आयु पर आधारित समस्याएं ये हमारा मैथ का भी चैप्टर है, रीजनिंग का भी चैप्टर है। तो ये भी हमारे एक क्वेश्चन हमको जो है 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही आसान है। आप इसको एक बार अगर अभ्यास कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बच्चों ये है पासा। पासा को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। जैसा कि आप लोग छोटे होंगे तो आप लोगों ने लूडो खेला होगा, उसमें जो हम लोग फेंकते हैं जिसमें 1 2 3 ऐसे करके 6 नंबर बने होते हैं। ठीक है। वही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पासा बोलते हैं। तो उसी पे आधारित जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमको पासा में देखने को मिल जाएंगे। फिर बच्चों ये है घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ भी क्या होता है, पासे जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे घन और घनाभ जो है ये जो चैप्टर है तो ये हमारा एक हिसाब से इसको भी हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। ये भी हमारा मैथ का भी चैप्टर है, रीजनिंग का भी चैप्टर है। फिर बच्चों ये एक चैप्टर हमारा मैट्रिक्स दिया, आव्यूह दिया है।
इसमें क्या होता है कि एक मैट्रिक्स बनी होती है, एक तरफ अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, एक तरफ कुछ नंबर दिए होते हैं, तो उसके बाद उसका कोई संख्या दे के पूछ लेंगे बताइए इसका कोड क्या है, तो हम लोग उस मैट्रिक्स को देख के जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर बच्चों एक चैप्टर गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, तो इसमें क्या होता है कि हमारे स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कुछ निष्कर्ष हमको बताना होता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे गणितीय कथन एवं निष्कर्ष में पढ़ेंगे। फिर एक वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम वाला चैप्टर क्या होता है, इसमें हम लोग जो है वेन डायग्राम बना कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसके बाद न्याय एवं निगमन है, इसमें भी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ कथन दिए होंगे, उसको सही मानना पड़ेगा, ये सही है गलत है वो आपको बताना पड़ेगा। कथन एवं निष्कर्ष, इसी से रिलेटेड कथन एवं तर्क। ठीक है। इसी प्रकार 3-4 चैप्टर, लेकिन सबका मूल एक ही जैसा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कथन एवं निष्कर्ष चैप्टर में देख लेंगे, जिसे सिलोजिज्म में भी कहा जाता है। फिर बच्चों हम लोगों ने क्या लिया है, एक लिया है गणितीय तर्क शक्ति। गणितीय तर्क शक्ति मतलब एक हिसाब से इसे बोलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे 4-5 नंबर दिए होते हैं, उनके बीच में क्या होता है प्लस माइनस इंटू ये सब चिन्ह दिए होते हैं। फिर कहते हैं कि अगर प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को इंटू कर दिया जाए, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं ये हम लोग देखेंगे गणितीय तर्क शक्ति में। लास्ट में हमने क्या लिखा है, इत्यादि लिखा है। कहने का मतलब जो आज की जो रीजनिंग पूछी जा रही है, ऐसे भी कुछ चैप्टर हैं कि जिनकी चर्चा शायद मैं सिलेबस में न किया हूँ, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे, हमारा जब लेक्चर बनने लगेगा, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि सारी चीज़ें हम आपको क्या करें, अपनी इस रीजनिंग में समझा सकें। ठीक है। और कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, आपकी भी कमांड एक रीजनिंग में अच्छी खासी बन जाए, जिससे आप रीजनिंग के आप सरल से सरल और कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है। अब बच्चों देखिए, वर्बल रीजनिंग का मतलब ये जो हमारे चैप्टर थे, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसकी हमने चर्चा कर दिया। अब देखिए आप इधर देख लीजिए, ये हमारा क्या है, नॉन वर्बल में श्रृंखला है, सादृश्यता सा संबंध है, वर्गीकरण है, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है, शीशे में आप देखोगे शीशे के अंदर उसकी आकृति कैसी होगी, और शीशा अगर हमारा है वर्टिकल रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा है, तब उसकी सिचुएशन क्या बनेगी, ये सब चीज़ हम दर्पण एवं जल प्रतिबिंब में देखेंगे। कागज को मोड़ दे रहे हैं, अगर कोई ये कागज हमारा है, उसको हमने ऐसे ऐसे मोड़ दिया, तब उसकी आकृति कैसे हो जाएगी। कागज को काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति अवयव, समरूप आकृतियों का समूहीकरण। तो बच्चों ये नॉन वर्बल रीजनिंग जो है, आज के समय में क्या हो रहा है ना, फिगर काफ़ी कठिन कठिन दे रहा है, और बच्चों को क्या है कि उस पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो इसको क्या है, आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप उस चीज़ को पकड़ने लगेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, नॉन वर्बल रीजनिंग को सॉल्व करते समय, फिगर को आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक और उसकी बारीकियों को पकड़ना होता है। ठीक है। आप उसको बारीकियों को पकड़ेंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें बाकी और आपकी कोई ऐसी दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, केवल आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। जब एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रिवीजन तो आपको बार बार किसी भी चीज़ की करनी पड़ेगी। अब जैसे कि बहुत से बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सर ये बताइए कि रीजनिंग के लिए कौन सी किताब अच्छी होती है। तो बच्चों मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे मार्केट में जो है 30-35 प्रकार की किताबें हैं टोटल। ठीक है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, तरह तरह के राइटरों की तरह तरह की किताबें हैं। कोई किताब बहुत पतली है, कोई किताब बहुत मोटी है। ठीक है। कोई कहेगा ये किताब पढ़ो, कोई कहेगा वो किताब पढ़ो। तो आपको बस मैं यही कहूँगा, आप 4 प्रकार 8 प्रकार, कोई कहेगा मैं 20 प्रकार की किताबें पढ़ो, इस पे आप मत जाइए। आप किसी एक किताब को फॉलो कर लीजिए, बाकी जो आप चैप्टर उठा रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो रीजनिंग आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हुआ कि हम दुनिया भर की किताबें इकट्ठा नहीं करेंगे, किसी एक किताब को उठाएंगे, उसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद चाहे क्वेश्चन चाहे जहाँ से आ जाए, हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन चाहे जहाँ से आए, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो क्वेश्चन क्या होगा, एकदम सही होगा। ठीक है। अब बच्चों देखिए, थोड़ा सा मैं बात करूंगा रीजनिंग को कैसे पढ़ा जाए। तो रीजनिंग को पढ़ने से पहले आप कभी ऐसी गलती मत करिए कि आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा है और आप सीधा प्रैक्टिस सेट लगाने पे आ गए। ऐसे में आप जो है रीजनिंग की कमांड आप
कभी नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप किसी एक किताब को उठाइए, उसके अगर पूरे सवाल पूरी प्रश्नावली नहीं लगा सकते हैं तो उस चैप्टर के हर टाइप के उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आप थोड़ा सा जल्दी पढ़ ले जाएंगे। जब एक बार आप जो है इसी प्रकार जैसे 1 बाय 1 करके सारा चैप्टर जब आप एक बार किताब से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया। आप चाहे जो टेस्ट पेपर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, और चाहे प्रैक्टिस सेट लगाइए, सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार कमांड बना लिया तो आप इसको क्या करिए, जब एग्जाम लगेगा तो आपको बस केवल 2-4 दिन पहले थोड़ा सा उसका एक बार क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो आप ये समय रीजनिंग के लिए दे रहे थे, ये समय आप मैथ पढ़ने के लिए दे सकते हैं, जीके जीएस पढ़ने के लिए दे सकते हैं। बेसिकली जो बच्चे आज के दौर में जो लोग सक्सेस हुए हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी कमांड मैथ और रीजनिंग पे बनाते हैं। बाकी तो जीके जीएस का कोई और छोर नहीं, जितना पढ़िए उतना कम है, जैसा कि आप लोग स्वयं जानते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आज का जो लेक्चर है हमारा जो है केवल रीजनिंग की विषय की चर्चा पे लेकर हुआ है। जो अगला वीडियो हम बनाएंगे, अब जो अगला वीडियो हमारे आएंगे वो सब हमारे लेक्चर पे आएंगे। और हमारा जो स्टार्टिंग होगा ये कोडिंग डिकोडिंग मतलब जो कूट लेखन और कूट वाचन पे होगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। विद्या प्लस परिवार आपका हमेशा स्वागत करता रहेगा। धन्यवाद।